गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। नया चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है समझने का प्रयास करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का एक ब्रांच है वेयर वी कैन स्टडी अबाउट हीट, टेम्परेचर एंड देयर इंटर कन्वर्जन इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं। वो किसके अंतर्गत आता है? थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। ये फिजिक्स का भी एक ब्रांच है। फिजिक्स का भी एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसको फिजिक्स का भी ब्रांच कह सकते हैं और साइंस का भी ब्रांच कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स और जो फिजिक्स में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है ना। केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं दोनों में बहुत अंतर है। लोगों को लगता है कि सेम चीज है सर, वो लिख देंगे तो काम चलेगा। नहीं, स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? It is the branch of science where we can study about heat, temperature and their interconversions in another form of energy। चलिए लिखते हैं, फटाफट लिखिएगा आप लोग। हेडिंग लिखिएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से ये मिलकर के बना हुआ है, थर्म और दूसरा डायनेमिक्स। थर्म मीन्स होता है क्या? हीट। डायनेमिक्स मतलब कंटिन्यूअस क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा, है कि नहीं। मतलब हीट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होगा, हीट किसी ना किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहा होगा। उसके बारे में हम लोग को यहाँ स्टडी करना है। तो लिखिए क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस लिख दो, नॉट फिजिक्स। फिजिक्स भी लिख सकते हो। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रैकेट में लिख सकते हो, और फिजिक्स, ब्रैकेट बंद। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और फिजिक्स, ब्रैकेट बंद। वेयर वी कैन स्टडी अबाउट, वेयर वी कैन स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, where we can study about the concept of heat and temperature and interconversion of concept of heat and temperature and interconversion of heat and other form of energy, heat and other form of energy। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेगा, लिखने की जरूरत नहीं है जो चीज अब बता रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके पास थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। समझिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा? एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर बहुत सारे अगर पार्टिकल्स होंगे, ये सपोज करो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा। ध्यान से समझिए, मैं बात बता रहा हूं। शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ध्यान दीजिएगा इसी में, यहां जो P होता है, यहां जो P होता है, यहां जो V होता है और यहां जो T होता है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन जो N है और R है ये कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट होंगे, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसकी वैल्यू आपस में क्या होगी? चेंज हो सकती है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। जैसे अगर हम पूछे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, तो आप क्या बोलोगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या क्या है, जल्दी बताइए। क्या क्या बच्चों? प्रेशर, वेरी गुड, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम जिसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड टेम्परेचर जिसको हम T
टी से रेफरेंस करेंगे। ये हमारे पास 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो और इनका क्या क्या होगा। इस पार्टिकल का हो सकता है अलग अलग प्रेशर हो, वॉल्यूम हो और टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दूसरा वर्ड आता है सराउंडिंग। व्हाट इज सराउंडिंग? बार बार इस चैप्टर में नाम आएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम का मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स जिनके पास क्या क्या होगा? प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा एंड टेम्परेचर होगा। एंड व्हाट इज सराउंडिंग? एवरीथिंग एक्सेप्ट द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। मतलब इस सिस्टम के आउटसाइड में जो भी चीज है वो क्या कहलाएगा? उसका सराउंडिंग। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग 10 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं एक पार्टिकल होगा, एक ये पार्टिकल होगा, एक ये पार्टिकल होगा, एक हमारे पास भी कुछ टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम, इनके पास भी कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इनके पास है, सब इकट्ठा मिलकर के क्या कहलाएंगे? सिस्टम। ठीक, अब हमारे बाहर ये चारों तरफ ये क्या है? ये कहलाएगा सराउंडिंग। ठीक है, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग्स। यहां तक क्लियर? हमें बार बार ये वर्ड यूज करूंगा तो घबराइएगा मत कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा? सारे पार्टिकल्स के क्या क्या होंगे? प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा और वॉल्यूम होगा। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बार बार बोलेंगे, इसका मतलब समझ जाइएगा किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूं। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको लिख लेते हैं। होता क्या पहले समझते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो बच्चों, एक कभी हमने अपने डोर का हैंडल पकड़ा, जैसे ही पकड़ा तो क्या उस समय मैं थर्मल इक्विलिब्रियम में हूं या नहीं? नहीं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि डोर का हैंडल हमको महसूस होगा ठंडा और टेम्परेचर ट्रांसफर मतलब हीट ट्रांसफर होगा, किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा होगा? फ्रॉम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। इसका मतलब कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तब हम बोलेंगे ये हम दोनों सिस्टम किस इक्विलिब्रियम है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। जैसे रजाई के अंदर पैर लगा के घुसते हो तो पहले से कोई घुसा होता है तो उसका पैर बड़ा गर्म होता है, बाद में तुम घुसते हो तो ठंडा लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद क्या होता है? कुछ जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दोनों का टेम्परेचर क्या होता है? लगभग इक्वल हो जाता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लिख लो फटाफट। टू systems are said to be in thermal equilibrium with each other. Two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they have the same temperature. If they have the same temperature. If they have the same temperature. ठीक है, मतलब दो सिस्टम को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे अगर दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो ऐसे दोनों सिस्टम को क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। वीडियो वाले बच्चों क्लियर हो रहा है? यस नो बोलो बच्चों फटाफट। यस नो? अरे टुडुंग नहीं, बोलो यस नो। वेरी गुड, ऐसे बोल बोल कर पढ़ो, टुडुंग टुडुंग करते रहते हैं। चलो, थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दो तरीके की वॉल के बारे में। ध्यान समझिएगा। एक होता है इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटिंग वॉल, और दूसरा होता है डायाथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल। डायाथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, अब मैं बताता हूं दोनों कहानी क्या होता है। अभी हाँ, आइडियाबैटिक वॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एक गिलास लेता हूं, ये गिलास के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इसके अंदर गर्म चाय रख देता हूं।
कि चाय रख दिया गरम गरम, छोड़ देता हूं 1 घंटे के लिए, क्या होगा? ग्लास है, नॉर्मल ग्लास, ऊपर ढक्कन से रख दिया, ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो रहा है? क्योंकि हो रहा है ये कारण, इस वजह से ठंडा हो रहा है कि बाहर का जो हीट है और अंदर का जो हीट है वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। कब तक एक्सचेंज कर रहे हैं? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर लगभग बराबर ना हो जाए। जैसे टेम्परेचर बराबर हो गया, हीट एक्सचेंज होना क्या हो गया? बंद हो गया, और कुछ देर बाद ये अंदर का जो चाय था वो क्या हो गया? ठंडा पड़ गया, है ना? तो यहां पर ये जो वॉल था, ये जो जिस कंटेनर के अंदर रखा गया था, जिस कंटेनर में रखा गया था, वो क्या कर रहा है? हीट एक्सचेंज को अलाउ कर रहा है कि आप अंदर की हीट बाहर जाओ, बाहर की हीट अंदर आओ, हीट एक्सचेंज को अलाउ कर रहा है। तो ऐसे वॉल को हम क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक या कंडक्टिंग वॉल। समझ में आ गया? जो हीट एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करता है, परमिशन देता हूं। देखिए ना, ग्लास में मम्मी दूध रख देती है, 1 घंटा 2 घंटा बाद देखते हैं भले ऊपर से ढका होता है, लेकिन 1-2 घंटे बाद वो ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वॉल ही ऐसा है जो हीट को क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। लेकिन एक मिल्टन का बॉटल आता है, देखा होगा, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, सेलो मिल्टन ऐसा टाइप का आपके पास बॉटल आता है, देखा होगा। उसके अंदर अगर हम दूध रखते हैं, उसको अंदर हम दूध रखते हैं ऐसे, उसका वॉल कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा होता ना। अब उसको भी हमने पैक कर दिया ऐसे। इसको जब हम देखते हैं 1 घंटे बाद भी देखते हैं तो दूध गर्म होता है, 2 घंटे बाद भी देखते हैं तो ये दूध गर्म रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें तो ठंडा हो रहा था, इसमें इस वजह से होता है कि इसमें अंदर की बाहर की हीट बाहर ही रह जाती है, अंदर की हीट से एक्सचेंज नहीं करता। ये जो ऐसा आपके पास वॉल लगा हुआ है जो अंदर की हीट को क्या कर रहा है? एक्सचेंज करने नहीं दे, अंदर की हीट बाहर नहीं जाने दे रहा है और बाहर की हीट अंदर नहीं जाने दे रहा है, एक बहुत बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड की तरह से खड़ा है। तो ऐसे वॉल को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग वॉल। बात समझ आ गई? अभी थोड़ी देर बाद हम इसको एक और नाम देंगे, एडियाबेटिक वॉल भी इसको हम लोग बोलते हैं। एडियाबेटिक का मतलब होता है हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है? अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जनरल नाम से पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग वॉल, जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। डायाथर्मिक के अंदर या कंडक्टिंग के अंदर हीट का एक्सचेंज। आपके घर पर कट हो रहा है, बताओ डायाथर्मिक है कि इंसुलेटिंग है? डायाथर्मिक है ना? आपके घर पे प्लास्टिक का बाउल है, बाउल में भी पानी रखते हो तो क्या होता है? हीट एक्सचेंज होता है ना? वो भी क्या है? डायाथर्मिक है। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। आपने सुना होगा गर्मी के दिनों में मम्मी लोग कहती हैं कि घड़े में पानी रख के पियो, पानी बड़ा ठंडा रहता है। गर्मी के दिनों में घड़े में पानी रख दो और उतना ही बड़ा टीने का तुम घड़ा बना लो, या एक स्टील का घड़ा बना लो, ऐसे दोनों में पानी रखो। स्टील वाला गर्म हो जाता है, एकदम गर्म, और जो ये मिट्टी वाला होता है वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों? स्टील कंडक्टर अच्छा है और ये नहीं, क्यों ऐसा कारण होता है मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज लेट मी स्पीक फर्स्ट, सुन लो प्लीज। दोनों की कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये स्टील का घड़ा होता है ना, ये मान लो स्टील का घड़ा आपके पास, और ये आपके पास किसका घड़ा है? मिट्टी का घड़ा, सपोज करो, ठीक है? तो स्टील के घड़े में क्या होता है बच्चों? अंदर जो ये पानी आपके पास रखा गया है वो डायरेक्ट हीट एक्सचेंज होता है। डायरेक्ट बॉडी पे जो हीट आई वो अंदर भेज दिया और अंदर की हीट बाहर हो गया, जिसकी वजह से ये पानी क्या होता है? क्या होता है? गर्म हो जाता है। लेकिन मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी वाले जो आपके पास घड़े होते हैं उसके अंदर माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स से पानी बाहर निकलने का प्रयास करता है और बाहर का जो हीट आता है इस पानी से टकरा करके इवापोरेट हो जाता है, मतलब बाहर का हीट बाहर ही रह जाता है, अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। तो बाहर का हीट बाहर ही रह जाता है, अंदर नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि पानी कंटिन्यूअसली पोर्स से रिस के बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से बाहर का हीट जो अंदर जाना चाह रहा था वो बाहर से ही इवापोरेट होकर क्या हो रहा है? बाहर चला जा रहा है। अंदर का पानी कैसा होगा? कोल्ड रहता है। दैट इज वाई घड़े का पानी ठंडा होता है, और उतना ही बड़ा अगर स्टील या किसी भी मेटालिक बॉडी का आप घड़ा बना लेते हो तो उसकी पानी गर्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? वीडियो बोलो बच्चों, यस नो, यस नो बोलो। केमिस्ट्री में कहां से स्टार्ट होता है?
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझने का प्रयास करिएगा, पहले समझ लीजिए, आराम से लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये एक सिस्टम है, सिस्टम ए, ठीक है, और यहां पर हम क्या लगाते हैं, एक कौन सा वॉल लगाते हैं, इंसुलेटिंग वॉल, ठीक है, यहां पे कौन सा वॉल लगाते हैं हम, एक इंसुलेटिंग वॉल लगा देते हैं। चलो ये लो इंसुलेटिंग वॉल, कैसा वॉल है ये, इंसुलेटिंग, INSULATIN, बड़ा करना पड़ेगा जी बनाने के लिए, एन जी, इंसुलेटिंग वॉल है। ये सिस्टम आपके पास पहला वाला ए सिस्टम था, थोड़ा बात नहीं करेंगे तो समझ में आएगा, बहुत आसान है, नहीं तो ये आपको क्या करता है, रुलाता है, ठीक। ये आपके पास ए सिस्टम था, और दूसरा सिस्टम ये आपके पास क्या है, बी है। समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, समझिएगा, ये बी है। सपोज करो यहां पर खूब ठंडा पानी है, सपोज करो कि मैं आपको बता रहा हूं, कोल्ड वाटर, और यहां पे खूब गर्म पानी है, हॉट वाटर, ठीक है। अब यहां पर एक और वॉल है आपके पास, इसको हम बोलेंगे कौन सा वॉल, कंडक्टिंग वॉल, ऐसे लगा हुआ है। ये कौन सा वॉल है आपके पास, कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल है। इसके ऊपर एक तीसरा सिस्टम रखा गया है, इसका नाम क्या है, सिस्टम सी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, ये समझ में आ गया तो आपको जीरोथ लॉ एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इसमें नॉर्मल वाटर, सपोज करो, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, तीनों का टेम्परेचर भी अलग अलग है, ये होगा TA, ये होगा TB, और ये हो गया TC। सपोज करो A और जो C है, A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो क्या, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, मतलब TA का टेम्परेचर किसके बराबर है, TC के बराबर है, उसी प्रकार TC का जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, TB के बराबर है। तो क्या A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं, यस, क्योंकि TC TA के बराबर है और यही TC TB के बराबर, तो क्या आप TA TB के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसी को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब समझाता हूं क्या हो रहा है इस केस में। इस केस में होगा क्या था, अगर मैं बोलूं ये सिस्टम दोनों साथ में ना होते तो क्या होता, ये दोनों को मैं हटा देता यहां से। अब बताओ क्या TA TB आपस में हीट का एक्सचेंज कर पाते, नहीं, मतलब यहां का टेम्परेचर ज्यादा और यहां का टेम्परेचर, TA का टेम्परेचर कम और TB का टेम्परेचर ज्यादा होता, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्या, अब नहीं है। लेकिन अगर इनको मैंने लगा दिया यहां पर, इनको यहां पर लगा दिया तो क्या होगा जानते हो बच्चों, ये जो ठंडा पानी है ना, देखो ध्यान से समझना, ये जो गर्म पानी है इससे हीट अपना एक्सचेंज करेगा, कब तक, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। फिर ये नॉर्मल वाटर इस ठंडा पानी से अपने हीट को एक्सचेंज करेगा, कब तक, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। कुछ देर बाद क्या होगा, इन तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल अलाउ करता है हीट को एक्सचेंज करने के लिए, तो यहां पे हीट का एक्सचेंज होगा, यहां पर भी हीट का एक्सचेंज होगा, लेकिन यहां पर हीट का एक्सचेंज होगा क्या, यहां पे हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। डायरेक्ट A और B के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन किसके थ्रू होगा, तीसरे सिस्टम के थ्रू होगा, ठीक है। तो यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि अगर कोई सिस्टम A है और B है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे सिस्टम C से, तब हम ये भी कह सकते हैं कि A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आया, यस नो,
जैसे यहाँ पे नॉर्मल वाटर है, यहाँ बहुत ठंडा है, यहाँ बहुत गर्म पानी है। कुछ देर बाद आप देखोगे ये भाई साहब एक तीनों का टेम्परेचर लगभग क्या होगा, सेम हो चुका होगा, क्योंकि ये इनसे हीट एक्सचेंज करेंगे, ये इनसे हीट एक्सचेंज करेंगे, आपस में ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि तीनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मतलब यही हो जाएगा TA इज इक्वल टू होगा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, TC। इसी को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, इसी को हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला कि अगर A और B दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किससे, C से, तब हम ये कह सकते हैं कि A और B भी दोनों आपस में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो वाले बच्चों समझ में आया कि नहीं, बोलो यस नो। Yes, sir. वेरी गुड। चलो लिखते हैं, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो बच्चों। according to zeroth law of thermodynamics, according to zeroth law of thermodynamics, if two system capital A and capital B are separately in thermal equilibrium, with a third system capital C, with the third system capital C, ब्रैकेट में लिख लेना, that is TA equal to TC and TB equal to TC। ब्रैकेट में लिखना है TA equal to TC and TB equal to TC, ब्रैकेट बंद। then capital A and capital B, are also in thermal equilibrium with each other. capital A and capital B are also in thermal equilibrium with each other. That is TA equal to TB equal to TC। और ये फिगर बना लेना, that is TA equal to TB equal to TC। छोटा सा फिगर बना लीजिएगा, that is TA equal to TB equal to TC। चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल लगाते समय हमको कुछ साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। एक छोटा सा वर्ड पूरा का पूरा आपका आंसर गलत कर सकता है। केमिस्ट्री में जस्ट उल्टा होता है, फिजिक्स की कहानी कुछ अलग है, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिएगा बच्चों, साइन कन्वेंशन। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट नोट करिएगा, द हीट एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम के द्वारा, उसको कैसे लेंगे, इज पॉजिटिव, ठीक है, इज पॉजिटिव। एंड हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेंगे, और हीट निकाल रहा है तो नेगेटिव लेंगे। ये तो सेम है जैसा पुराना हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा था। अब थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, वो है
वर्क डन का। देखिएगा, वर्क डन बाय अ सिस्टम, अगर वर्क डन बाय अ सिस्टम होगा तो क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव। एंड वर्क डन फॉर अ सिस्टम होगा, ऑन अ सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन अ सिस्टम होगा तो कैसे लेंगे, नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, ये याद रखना है आपको, कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। थर्ड पॉइंट, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंक्रीज इन internal energy of a system is taken as positive, or decrease in internal energy of a system is taken as negative। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखो, ये इंटरनल एनर्जी क्या है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक लोड दिया, ठीक है, इसको देखो प्रेस कर रहा हूं मैं, भाई साहब को दबाया, और दबाने के बाद मैं इसको छोड़ता हूं, जैसे ही छोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, ये अपने आप, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया, और जैसे ही छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, तो अपने आप एक्सपेंड करेगा। देखो ये क्या है, उसके अंदर एक एनर्जी लग रहा था जिसके वजह से ये क्या कर रहा है, स्लोड को बाहर निकाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब रिस्टोरिंग फोर्स की कहानी खत्म, फोर्स वाली जब पढ़े थे तो फोर्स, अभी एनर्जी की बात करो। कि मैंने क्या किया, इस पे एक लोड दिया, ये देखो लोड दिया, लोड देने के बाद जैसे ही छोड़ा एक्सपेंड होगा, ये अपने आप को एक्सपेंड करेगा, धीरे 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 एक्सपेंड किया, तो इसके अंदर जो लग रही है एनर्जी, सारे मॉलिक्यूल्स छोटा 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 एनर्जी लगा रहा होगा, और ये चारों तरफ लग रहा होगा, ऐसे एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चों, वीडियो वालों समझ में आया, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। मैंने क्या किया इनिशियली, देखो मैं इसके ऊपर लोड दे रहा हूं, लोड दिया, छोड़ दिया, बढ़ने लगी। अगर मैं क्या करूं, हाँ अगर मैं क्या करूं, इसको मैं हीट देता, इस पूरे सिस्टम को मैं क्या करता, हीट देता, तो इनकी कहानी कुछ अलग होती, ये और एक्सपेंड करता। अभी आगे हम लोग दिखाएंगे कैसे एक्सपेंड करेगा। ये देखो, देख रहे हो, हीट देते ही भाई साहब एक्साइटेड हो गए, जहां जहां गर्म कर रहे, देखो ये, इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, घूमने लगा, बढ़ने लगा, घूमने लगा, बढ़ने लगा, है ना। हीट देते ही इसके अंदर के, अब जैसे मैंने हीट हटा दिया, मैं दूर कर देता हूं, बेचारे सब शांत होकर के बैठे हो, एकदम सीधे से खड़े हुए, हाँ सिंक हो जाएंगे। ठीक है, अब मतलब अपने इनिशियल स्टेट में आने का कोशिश करें, लेकिन जैसे मैं हीट दूंगा उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एक्सपेंड होने की कोशिश करें। देखो देखो देखो, दिख रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्लियर हो गया आप सब लोगों को बच्चों, वीडियो वालों। हाँ वर्क कर रहा है, कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, क्यों दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या चीज बढ़े। इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझ लो। बताओ कौन कौन से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल थे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या क्या था, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। अब जैसे अगर हम बात करें, कुछ ग्राफ को आपको याद रखना पड़ेगा कैसे काम होता है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट, या प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये अगर ग्राफ ऐसे लेकर के चल रहे, मान लो ऐसे, यहां है P1, V1, और इधर है प्रेशर P2, V2। अगर ये इस तरीके से चल रहा है तो ये ग्राफ कहलाएगा आपके पास एक्सपेंशन का। इसका कहलाएगा एक्सपेंशन। देखिए एरो, ध्यान दीजिए, एक्सपेंशन में एरो किधर की ओर जा रहा है,
ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है। अगर हम एक्सपेंशन होता क्या है, सपोज करो मैं एक ये कंटेनर है, कंटेनर में यहां पिस्टन लगा देता हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं पिस्टन लगा देता हूं, इसके अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स भर देते हैं ऐसे, ठीक, गैस मॉलिक्यूल भर दिया। अब नीचे से मैंने क्या किया, इस गैस मॉलिक्यूल को मैं बर्नर से हीट देता हूं ऐसे, तो ये क्या करेगा बताओ, ये करेगा एक्सपेंड। क्या करेगा, ये एक्सपेंड करेगा, ये ऐसे बढ़ करके यहां पे आ जाएगा कुछ देर बाद, मतलब ये ऐसे हो गया, एक्सपेंड हो गया ना, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन का ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। दूसरा होता है कंप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं। कंप्रेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, अगर प्रेशर वॉल्यूम की बात करते हैं तो एकदम वैसे ही आप बनाइएगा, बस एरो घुमा दीजिएगा, इधर हो गया प्रेशर, इधर हो गया वॉल्यूम, ग्राफ सेम होगा और ये एरो इधर चला जाएगा। अब ये हो जाएगा P1 V1 और इधर हो जाएगा आपके पास P2 V2। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब हुआ जैसे ही इसको हमने अब कूल करना स्टार्ट किया, जैसे इसको मैंने कूल करना स्टार्ट किया, तो यहां के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के क्या होंगे, बहुत क्लोज आने लगेंगे और ये पिस्टन क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसे कंप्रेस हो जाएगा वापस। ठीक है, तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ये किसका ग्राफ हो गया, कंप्रेशन। ठीक, एक्सपेंशन होगा जब हीट देंगे और कंप्रेशन होगा जब हीट हटा देंगे, है ना, तो कंप्रेशन होगा। तो दोनों का ये डायग्राम आप लोग याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। P, V और T प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। अभी टेम्परेचर का आएगा आगे, जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर का आएगा। ठीक है, ये ग्राफ कैसे बना, आप कहोगे सर ये कर्व कैसे, आप कर्व बना दिए, सीधा भी तो बन सकता था, कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा। तो देखो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे, सब चीज को पढ़ना है, वैसे बता देते हैं। पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। हमने क्या माना, एन तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, अगर यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया गया तो पीवी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। तो पी इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट अपॉन में वी, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वी। और मैंने बताया था इनवर्सली का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा कर्व होता है, इसी वजह से कर्व होता है। अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डायरेक्टली होता, यहाँ पे वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट होता, वॉल्यूम क्या होता, कांस्टेंट होता, और इसका ग्राफ आप प्लॉट करते तो ये सीधा जाता। आएगा अभी आगे बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है, सारा ग्राफ पढ़ना है, प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर सारा ग्राफ पढ़ना है, घबराइएगा नहीं, है ना। चलिए हेडिंग लिख लीजिएगा सबसे पहले, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग है बच्चों इंडिकेटर डायग्राम, इसके अंदर लिखिएगा द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन between the thermodynamical variables, between the thermodynamical variables is called indicator diagram, is called indicator diagram। ठीक है, आगे जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आगे सब में ये बार बार आएगा, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बजिएगा। हेडिंग है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, समझ जाएंगे, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा क्या, अभी देखिएगा हर जगह आगे यूज होगा ये चीज, सभी जगह पर। ठीक है, सपोज करिए ये मेरे पास एक पिस्टन है लाइक दिस, इसके अंदर भरा हुआ है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मींस कुछ गैस भरा हुआ है जिसके अंदर एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है। ठीक है, अब इसको नीचे से क्या किया गया बच्चों, हीट दिया गया। क्या दिया गया, से हीट दिया गया। तो किस स्टेट का सब्सटेंस है, गैस है। ठीक है, इसको जब हीट दिया गया तो ये क्या करेगा बच्चों, ये पिस्टन एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा क्या, बढ़ करके ये यहां पहुंच चुका होगा, बढ़ करके ये पिस्टन लगभग यहां पहुंच चुका
यहां पर इसको हम डॉटेड लाइन से कर लेते हैं कि आपको समझ में आ जाए। मतलब ये पिस्टन यहां से, कौन आ गया भाई, बहुत जल्दी आया बेटा जी, बहुत जल्दी आया। ठीक है, अब ये पिस्टन यहां से एक्सपेंड होकर के यहां पहुंच गया। ठीक, मतलब यहां पर ये वाला ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहां भेज देते हैं, इसको हम लोग यहां भेज देते हैं, और ये डॉटेड वाले ये वाले को यहां लगे आ गया। ठीक है, ये क्या किया जल्दी बताइए बच्चों। ये आपके पास एक्सपेंड हुआ क्या, यहां से यहां पहुंच गया। मतलब कितना डिस्टेंस, यहां पूरा में गैस भर गया। अब ये पिस्टन नहीं रहा, सपोज करो ये आपके पास नहीं रहा, एक्सपेंड होकर यहां पहुंच गया ना, यस नो, यस सर। तो इस केस में कितना वर्क डन किया होगा, तो ये होगा डिस्टेंस, मान लो x dx डिस्टेंस ऊपर बढ़ा होगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dw। वर्क डन इक्वल टू होगा, छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, छोटा सा पिस्टन ऊपर उठ रहा है, तो वर्क डन भी कैसा करेगा, छोटा करेगा। तो dw इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि जब यहां से हीट दिया गया तो प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर की वजह से ये एक्सपेंड कर रहा होगा पिस्टन, तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज कर ले, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ फोर्स बराबर क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, dw इक्वल टू p इंटू ए इंटू dx, लिख सकते हैं। और एरिया इंटू डिस्टेंस क्या कहलाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू dx, एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता है, वॉल्यूम। अरे ये देखो ना, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो गया आपके पास एरिया, और इंटू हाइट या इंटू लेंथ क्या कहो, उसको वॉल्यूम कह सकते हो ना। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये हो गया dw बराबर आपके पास क्या मिला, p dv मिल गया। अब बार बार जहां कहीं भी dw आएगा उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, p dv लिखेंगे बार बार। ठीक है, तो घबराएगा मत सर, कहां से लिख दिए कैसे लिख दिए, कोई टेंशन नहीं लेना। जहां जहां वर्क डन आ गया डायरेक्ट p dv लिखेंगे। कैसे लिखें, ये है ऐसे लिखो, क्लियर। चलो नोट कर लो फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले हमें बताओ, इससे पहले हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताए थे, किसी को याद है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला था, अगर ए सिस्टम ए और सिस्टम सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम बी और सिस्टम सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम ए और सिस्टम बी भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट था, बताया था ना कल, कैसे हुआ था वो भी हमने समझाया था, वो था फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल तरीके से बोला जाता है कि अगर किसी सिस्टम को हम कुछ हीट देते हैं, ठीक है, अगर किसी सिस्टम को हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तो ये हीट दो तरीके से यूटिलाइज होगा। पहला, कुछ हीट तो यूज होगा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। कल हमने बताया था इंटरनल एनर्जी क्या था, दिखाया था, है ना। कुछ एनर्जी यूज होगा उसके इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और साथ में कुछ हीट एनर्जी जो है वो यूज होगा वर्क डन कराने में। जो बचा हुआ होगा उससे वर्क डन होगा। मतलब अगर आपने क्यू अमाउंट ऑफ 10 जूल का हीट दिया, मान लो सपोज करो, तो इसमें तो हो सकता है 2 जूल की हीट उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आ रहा है, और जो बचा हुआ 8 जूल का हीट है वो किस काम में आएगा आपके पास, उससे वो वर्क डन करेगा। यही बोलता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में ये नहीं बोलता था, केमिस्ट्री में कुछ और बोलता था, केमिस्ट्री बहुत कुछ बोलता है अलग, टोटली डिफरेंट, है ना। यहां क्या बोलता है, when q amount of heat is given to a system which is capable of doing work। अगर किसी सिस्टम को हम q amount of heat देते हैं जो कि वर्क कर सकता है, तो some of the energy is used in increasing the internal energy of a system। कुछ एनर्जी यूज हो जाएगा
उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग द वर्क। कैसे सर? थोड़ा सा मैं उसको दिखा के भी आपको प्रूफ करके करा देता हूं कैसे ये होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान देते हैं बच्चों लोग। प्लीज बच्चों, बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूं। बात करनी गंदी बात है। बच्चों मैं दिख रहा हूं क्या आप लोग को? दिख रहा हूं कि नहीं? मैं दिख रहा हूं तो ये भी दिख रहा होगा। चंदन सर भी दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं चंदन सर? अब देखो मैं क्या करता हूं भाई साहब, ये है कल वाली ही कहानी है, मैं इनको क्या करूंगा, इंटरनल एनर्जी दूंगा। तो देखिए क्या होगा, है ना, सॉरी इनको हीट दूंगा। देखो क्यू अमाउंट ऑफ, एक मोमबत्ती लेके आया, चल भाई इनको हीट दिया, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, हलचल होने लगी ज्यादा, और साथ में तो ये बड़ा भी होते जा रहा है। इसका मतलब कुछ वर्क डन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, जैसे अभी हटाया हमने इसको, इनको हटाया, देखो हटाया तो वापस अपने जगह पे आ गया, है ना। और इंटरनल एनर्जी की वजह, इंटरनल एनर्जी है ही नहीं, सब उछल नहीं रहे हैं। इसका मतलब जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहां दे रहे हैं, दैट हीट दो तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। पहला तो इनके अंदर हलचल आ रही है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से इसकी साइज भी बढ़ रही है, मतलब वर्क डन भी कर रहा है, कुछ ना कुछ वर्क डन भी कर रहा है। देखो 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 देखो, कर रहा है क्या? यस नो? तो यही होता है कौन सा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ गई? यस नो? देखो हमने हीट दिया, और हीट देते ही उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा, और साथ में इसकी साइज भी बढ़ी, मतलब वर्क डन भी कर रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो वाला बच्चों समझ में आया? क्लियर? यस नो? बोलो बच्चों। Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूला को हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। देखिए कौन बच्चा बता सकता है, कौन बच्चा बता सकता है इस फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा और कुछ चेंज कर सकते हैं, चेंज करके देखा जाए। देखो ध्यान से देखना, आप लोग तुरंत समझ जाओगे, तेज बच्चे हो। ये क्यू हो गया इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? हमने बोला था डेल्टा डब्ल्यू को बार बार लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिखेंगे? पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं ना, बार बार हम लोग लिखेंगे। अब तो इससे भागना नहीं है, डर गए तो समझ लो काम गड़बड़ा है। कहां से आया ये दोबारा पूछना की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने समझा दिया। क्लियर हुआ? चलो लिखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग लिखिएगा बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamics, if some heat is according to first law of thermodynamics, if some heat is supplied to a system, if some heat is supplied to a system which is capable of doing work, which is capable of doing work, then the quantity of heat absorbed by the system, then the quantity of heat absorbed by the system will be equal to the sum, sum will be equal to the sum of the increase in its internal energy, sum of increase in its internal energy and the external work done by the system on the surroundings.
external work done by the system on the surroundings. ठीक है, नोट कर लो फटाफट। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट। उम्मीद है कि सबको याद होगा। बताओ क्या था? हाँ, दो वर्ड हमने बात किया था, एक स्पेसिफिक हीट और दूसरा मोलर स्पेसिफिक हीट। और ये भी बताया था कि दोनों केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है, फिजिक्स में तो धुआंधार यूज होगा ही होगा। क्या बोला गया था, जल्दी बताओ। हाँ, ये स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया था। स्मॉल सी इज इक्वल टू था डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी, फॉर्मूला याद रखो। और ये कैपिटल सी इक्वल टू क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री से 1 डिग्री से राइज हो जाए, उसको हमने क्या बोला था, स्पेसिफिक हीट। अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या बोला था, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, है ना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर जाए, उसको क्या बोला गया था, मोलर स्पेसिफिक हीट। याद है किसी को? अब आज इसी मोलर स्पेसिफिक हीट के दो बेटों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है, पहले बेटे का नाम है, मोलर स्पेसिफिक हीट के दो बेटे हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट के दो बेटे हैं, दोनों ही, इसमें से कोई एक बड़ा बेटा है और दूसरा छोटा बेटा है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम सीपी बोलते हैं। और दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद है आपको, केमिस्ट्री में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सीवी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों ये, पूरे फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में। डेफिनेशन क्या होगा, एकदम सेम टू सेम। मोलर स्पेसिफिक हीट का अगर आपको डेफिनेशन आता है तो दोनों का डेफिनेशन आपको आता है। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या था, जल्दी से बताओ। किसी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट देके उसके टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, और आगे बोल दोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो कहलाएगा सीपी। और उसी डेफिनेशन के आगे अगर जोड़ देते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या कहलाएगा, सीवी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम, सॉरी, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस so that बोलो 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 बोलो, its temperature rises 1 degree at constant pressure is known as CP। CP। और अगर हम बोलते हैं the amount of heat given for to a 1 mole of substance at constant volume to increase 1 degree Celsius is known as CV, molar specific heat at constant volume। बात समझ आ गई? अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डिराइव करना होता है जिसको हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो भी हमें समझाता हूं। तो पहले डेफिनेशन लिख लो इनका फटाफट, हेडिंग लिख लो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा लिख लीजिएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके अंदर पहला लिखिए हेडिंग, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाले में, the amount of heat required to raise, the amount of heat required to raise the temperature of, required to raise the temperature of 1 mole of gas
1 mole of gas through 1 degree Celsius at constant pressure अब लिख लीजिएगा नेक्स्ट रीडिंग, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट रीडिंग है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी में डेफिनेशन वही रहेगा, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह बस क्या जोड़ देंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लीजिएगा द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 degree Celsius at constant volume चला जाए। अब समझने का प्रयास करिएगा, बहुत खतरनाक हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लगाने जाने जिसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क लगाइएगा, मतलब 100% एग्जाम में आने का चांस होता है, इसका 100% आने का चांस होता है। ठीक है, अगला हेडिंग है आपके पास मेयर्स फॉर्मूला, MEYER फॉर्मूला, या इसको हम बोल सकते हैं और रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, CP और CV में रिलेशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जस्ट बताया है, डेल्टा Q इज इक्वल टू था डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यही था क्या, यस नो, पढ़े ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब हम सबसे पहले CV की बात कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलती होता है आपसे। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1, यही ना होता है डेल्टा V बराबर, और V2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू दोनों अगर बराबर हो तो V1 माइनस V1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 तो हो जाएगा। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दैट इज डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ये याद रखिएगा कैसे हुआ, समझ में आया, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो अब हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा थोड़ा सा निकाल लेते हैं, जिसका हम लोग बात करते हैं CV। अभी हमने पढ़ा था स्पेसिफिक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, यहां पे लिख लेते हैं फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब N की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो फॉर्मूला बताओ स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताओ। ये था डेल्टा Q अपॉन में N डेल्टा T, यही था। तो जल्दी से बताओ N की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और डेल्टा Q की जगह ध्यान से समझना, हाँ डेल्टा Q की जगह हो गया सिर्फ डेल्टा U, क्यों, क्योंकि डेल्टा V की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गए। डायरेक्ट हमने लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं डेल्टा U प्लस P और डेल्टा V की जगह 0 अपॉन में N की जगह 1 इंटू डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं क्या, यस नो, पूरा पूरा वही देखो, डेल्टा Q की जगह पूरा वैल्यू पुट कर दिया गया। तो CV की वैल्यू क्या मिलेगी जल्दी बताओ,
ये मिलता है डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, सीवी बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बोल लेते हैं। कोई तकलीफ? यस नो? नो सर। अब हम बात कर लेते हैं सीपी। सीपी को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर वाला, ठीक है। तो बात करेंगे फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मोलर स्पेसिफिक हीट ने मोलर स्पेसिफिक लिया होगा, मोलर MOLAR, ठीक है। फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब फिर से निकालते हैं, देखो ध्यान से सुनना, मतलब सीपी की वैल्यू निकालना है। प्रेशर कांस्टेंट है, क्या प्रेशर के आगे डेल्टा यहां दिख रहा था? क्या नहीं दिख रहा था ना? प्रेशर के आगे जब डेल्टा नहीं दिख रहा था, इसका मतलब प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं लिखेंगे उसकी जगह। तो सीपी के बराबर क्या आएगा जल्दी बताओ? फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्मूला क्या था बताओ? सी इक्वल टू क्या था? डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। तो थोड़ा सा रख लेते हैं यहाँ पे, देखो सीपी बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू की जगह पूरा क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी अपॉन में एन की जगह हो गया 1 डेल्टा टी। लिख सकते हैं क्या? यस नो? तो क्या मिलेगा जल्दी से बताओ? ये मिलेगा सीपी बराबर मिलेगा डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड माइनस सेकंड वी गेट, तीसरे में से दूसरे को माइनस करता। तीसरा क्या था? इधर था सीपी और उधर क्या था? सीबी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। इधर क्या था जल्दी बताओ? डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी माइनस इधर क्या था बताओ? हाँ, डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी। तो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी से दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल। क्या बचा जल्दी बताओ? सीपी माइनस सीबी बराबर क्या मिला? पी डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अब हम लोग पढ़े, शायद हम लोगों ने पढ़े, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। अब फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस पीवी इक्वल टू क्या होगा? आरटी। अगर हम ऐसे लिख दें, यहां पर थोड़ा सा और काम सुधार दें, पी वी की जगह अगर हम डेल्टा वी लिख दें तो टी की जगह यहां क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? डेल्टा टी हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं जल्दी बताओ? टी की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, इसकी जगह क्या होगा? पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर, सॉरी आर डेल्टा टी अपॉन में क्या होगा? डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, हमारे पास फॉर्मूला मिल गया सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। इसमें से बड़ा कौन होता है जल्दी से बताओ? सीपी बड़ा होता है, क्योंकि हाँ, सीवी में आर जोड़ोगे तब वो सीपी के बराबर होता है ना? इसी वजह से कहते हैं सीपी यहां पर बड़ा होता है। समझ में आ गया? बहुत इजी है और आपको आराम से 3 नंबर दे करके ये जाएगा डेरिवेशन। नोट कर लो फटाफट।